परमाराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अभी एक चर्चा सत्र, खुला मंच का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। और इस चर्चा सत्र का आज चौथा एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने बात की थी दीर्घ श्वास के बारे में, श्वास परीक्षा के बारे में बात की थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें और जानेंगे। उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक पक्ष में बारे में काफी बातें हमने पिछले सप्ताह जानी भी थी। और क्यों जरूरी है हमारे श्वास के बारे में जानकारी हमें पूरी रखना है, क्यों जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण सब हमारे जीवन में अगर कहा जाए तो सबसे जरूरी चीज जो है वो श्वास ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलने वाला, और उसी के प्रति हम लापरवाह रहते हैं। तो उसकी जानकारी, हमें सही श्वास कैसे लेना है इसके बारे में भी बात करेंगे। और दीर्घ श्वास क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, चर्चा में भाग लेना है तो सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। जिनके वीडियो ऑन होंगे उनको ही अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। तो वीडियो ऑन कीजिए, सबको बात करना है, आज सबको बोलना है, अपनी अपनी बात रखना है। कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछना है, और अपने अनुभव भी साझा करना है। तो दीर्घ श्वास परीक्षा के बारे में हम आज का सत्र शुरू करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। चर्चा सत्र शुरू करें। सविता जी, दीर्घ श्वास के बारे में कोई जानकारी आप देना चाहें। वैसे तो हम कई बार कार्यक्रम ले चुके हैं, लेकिन चर्चा के सत्र के रूप में हमने पहले कार्यक्रम अभी ले रहे हैं। हम पहले इस तरह से कार्यक्रम हमारा नहीं हुआ था। सभी काफी भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है। वीडियो ऑन, वीडियो ऑन करें। यस, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए सविता जी का स्वागत ओम और हम के साथ। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी अभी थैंक हमने यू। ध्यान भी, मुस्कान का ध्यान, इनर स्माइल, इनर स्माइल का ध्यान करके आए हैं। और आप लोगों ने ध्यान किया होगा। तो इनर स्माइल, इनर स्माइल मेडिटेशन का जब ध्यान करते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे शरीर के अंदर के एक एक अंग, एक एक अंग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे झूम रहे हैं। ऐसी हमें ऐसी अनुभूति होने लगती है। तो वो ध्यान अभी हमने किया आधे घंटे का। तो हमारे चेहरे पे झलक आनी चाहिए है कि हम बिल्कुल खुश। यस, यस, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते रहे। ओम अरहम, ओम गुड अरहम, मॉर्निंग, सविता जी, ओम अरहम, ओम सुप्रभात। अरहम। मुस्कुराते हुए चेहरों की तरह ही, हर बार की तरह मुस्कुराते हुए ही सेशन की शुरुआत भी करनी है। अभी तक तो हम सिर्फ बाहर से ही मुस्कुरा रहे थे, अब हम अंदर से भी मुस्कुराना सीख चुके हैं। तो इनफैक्ट हमारी बाहरी स्माइल तो कई गुना बढ़ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से कैसे मुस्कुराना चाहिए हम सीख रहे हैं। और समझ में भी आ रहा है, बहुत आनंद भी बहुत आ रहा है हमें। ओम अरहम। और वैसे श्वास का भी जो अपना ये सेशन है, हमेशा की तरह ही बहुत कुछ हम इसमें जानते भी हैं, लेकिन कई बार फिर भी बहुत सारी उससे रिलेटेड क्वेरीज होती हैं।
तो प्रैक्टिकली तो क्वेरी बेस्ड ही ये सेशन है, क्योंकि कई बार इस तरह के सेशंस अलग अलग तरह से हो चुके हैं, बट फिर भी हल्का सा बताते हुए इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं कि श्वास हम सभी जानते हैं जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और कौन से अंग यूज होते हैं वो भी लास्ट टाइम काफी अच्छे से इसके बारे में जाना। और जैसे आध्यात्मिक की ही बात की आनंदमल सर ने, कि श्वास केवल और केवल ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन होता तो कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी तो बहुत थी, लेकिन प्राण शक्ति भी बाहर से भीतर जाती है श्वास के साथ, वाइटल एनर्जी। क्योंकि जो जो कुछ ब्रह्मांड में है वही कुछ हमारे शरीर में है। तो वो ब्रह्मांड की शक्ति नाक के थ्रू ही, श्वास के थ्रू ही ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे भीतर जाती है, और जब वो खत्म हो जाती है तभी शरीर भी खत्म हो जाता है। तो वो वाइटल एनर्जी किस तरह से श्वास के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो यही है दीर्घ श्वास। कि जितना लंबा और धीरे धीरे हम श्वास लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो वाइटल एनर्जी भी, प्राण ऊर्जा भी हमारे भीतर जाती है, और वो भी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। जिस तरह ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, वाइटल एनर्जी भी प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, और वो पूरे शरीर को एनर्जाइज करती है। और शरीर जब एनर्जाइज हो जाता है तभी वो दिन भर की एक्टिविटीज इजीली मैनेज कर पाता है। और यही दीर्घ श्वास हमें दिन में, ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे प्रयोग में जुड़ते हैं, आधा घंटा प्रयोग किया और वो वाइटल एनर्जी हमें मिल गई। इवन मोबाइल भी तो दिन में कई बार हम चार्ज करते हैं। तो इस शरीर को भी दिन में कई बार दीर्घ श्वास के द्वारा, जैसे पीछे हमने कायोद सर की भी बात की थी, कायोद सर के द्वारा, श्वास के द्वारा बार बार रिचार्ज करना होता है, बार बार एनर्जाइज करना होता है। जब भी समय मिले, समय हमारे पास बहुत होता है, हम कहते जरूर है कि टाइम ही कहाँ मिलता है, लेकिन 2-2 मिनट हम दिन में कई बार निकाल सकते हैं। और प्रयोग का पर्पस ये भी नहीं है कि आधा घंटा प्रयोग कर लिया, इट्स ओके। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, जब हमें चाहे 2 मिनट भी मिले, 2 मिनट हमें मिलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा खूब मिलता है, हम बिस्तर पे आराम से लेटते भी हैं, लेटते हैं लेकिन करते क्या है, सोचना शुरू कर देते हैं। तो उस सोचने को अवॉइड करके या तो कायोत्सर्ग की मुद्रा में आ जाए, या लंबे श्वास पे ही ध्यान देना शुरू कर दे। चाहे बैठे हो चाहे लेटे हो, इंस्टेड ऑफ थॉट प्रोसेस, सोचने की क्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व करें, श्वास की क्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व कर दे। और जब हम सोचते हैं तो देखते नहीं, और देखते हैं तो सोचते नहीं। और इस चीज को रियलाइज करके भी देखना कि जब हम श्वास को देख रहे होते हैं, पूरा ध्यान श्वास पे होता है, तो हमारे भीतर कोई विचार नहीं होता। जैसे ही विचार आया, श्वास को देखना छूट जाता है। और उसी में अगर कुंभक को लगाया, श्वास तो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और साथ में अगर कुंभक लगा दिया, तो बिल्कुल, चाहे वो क्षण भर का ही कुंभक हो। हालांकि कहा जाता है 5 की गिनती तक कुंभक भी लगाएं, 5 की गिनती तक बाहरी कुंभक भी लगाएं, लेकिन मान लो उसमें भी कुछ क्षण चाहे हमारे विचार आने शुरू भी हो जाए, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, दीर्घ श्वास भी बढ़ता है, तो हम इतने स्मार्ट होते हैं कि विचार हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली कुछ क्षण तो ऐसे होते हैं उसके भीतर जब हम पूरी तरह से निर्विचारता की पोजीशन में होते हैं। तो वही पल जब हम बार बार उसी क्रिया को करते चले जाते हैं, तो वही क्षण 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 बनते बनते 1 मिनट, 2 मिनट, दिन भर में 5 मिनट, 10 मिनट का तो हमारा निर्विचारता का सिचुएशन आना शुरू होता है। अब जैसे हम कहते हैं हम माला फेरते हैं, हम समाई करते हैं, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं घूमता रहता है।
तो उस बीच में भी, चाहे वो नमोकार मंत्र है या किसी भी मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, उसे भी अगर श्वास के साथ जोड़ दिया जाए, तब भी विचारों की श्रृंखला धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। समायिक कर रहे हैं, उसमें भी जिन चीजों का उच्चारण मानसिक उच्चारण कर रहे हैं, उन्हें भी श्वास के साथ जोड़ते चले जाएं। जितना हम श्वास के साथ जोड़ते चले जाएंगे, विचार हमारे उसी दर से कम भी होने शुरू हो जाते हैं। अब कुंभक लगाया जाता है, आंतरिक कुंभक, बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक जो लगाते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं? कोई भी अगर बताना चाहता है तो चाहे एक फायदा, दो फायदा, जो भी हमारे दिमाग में आते हैं, उसको बताने की कोशिश करें। अंदर हमने कुंभक लगाया श्वास लेकर, उसके हमें क्या फायदे मिलते हैं? जी, कुंभक के बारे में हमें पूछा गया है, तो कुंभक दो तरह के होते हैं, ये भी अभी बताया, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। और हम जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कुंभक का प्रयोग किया भी जाता है। और दीर्घ श्वास प्रक्षेप में भी जब कहते हैं श्वास संयम का अभ्यास करें, तो वो कुंभक ही होता है। क्यों? तो कुंभक के बारे में पूछा गया है, तो आंतरिक कुंभक हमें क्यों करना चाहिए? यस, पिताजी जी कांता जी, बताना कांता चाहेंगे। जी कहना चाहती है। कांता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। यस। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय जी। जैसे आंतरिक कुंभक करने से ऑक्सीजन अंदर एकदम अच्छे से चला जाता है। वो ऑक्सीजन अंदर रहने से और भी विचार कम आते हैं, क्योंकि हम श्वास की क्रिया रोक देते हैं वहां, तो विचार एकदम ही बंद हो जाते हैं आना। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। और भी कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? यस, और किस करना हो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कोई भी कुछ और बताना चाहेगा कि क्यों जी। किया जाता है आंतरिक कुंभक? कांता जी ने बिल्कुल सही बताया। इनफैक्ट हमारे भीतर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ी जब हमने श्वास को रोका। विजय जी, हाँ जी, बोलिए। विजया जी बोलिए। आंतरिक कुंभक करने से अंदर हर अंग को ऑक्सीजन मिलता है। बहुत बढ़िया। जब हम बाहरी कुंभक करते हैं तो हमारे हर अंग को भरपूर ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने से ऑक्सीजन को और अधिक मात्रा में अंदर आने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट देखिए, यहाँ पे कोई भी बोल रहा है, एक तो ये मत सोचिए अगर मैंने गलत बोल दिया तो। यहाँ कोई कंपटीशन भी नहीं हो रहा है। जी। इनफैक्ट बोलने का मौका भी मिलता है, उसी तरह हमारी झिझक भी खुलती है। और कई बार कोई एक बात बोलते हैं, उसी के सहारे और बहुत सारे जवाब सामने आते हैं। तो गलत सही का तो यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर गलत हो गया तो। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स का इवन मसल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जब हम भीतर श्वास लेते हैं, तो इनफैक्ट लंग्स के ही मसल्स का तो यूज किया। तो जिन मसल्स का यूज किया, और एक तरह से तीन मसल्स यूज होते हैं, ये कोई बताना चाहेगा कौन से तीन मसल्स हैं जो जब हम श्वास की क्रिया करते हैं, चाहे लिया, छोड़ा, कुंभक किया, तो कौन से तीन मसल्स हैं जो यूज होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? हंसली, पसली, तनुपट। विजय जी ने हैंड रेज किया है, बट अभी जवाब भी मैंने दे दिया है। और तनुपट, डायाफ्राम, हम सभी जानते हैं जब हम श्वास लेते हैं तो पेट को फुलाया जाता है। क्यों फुलाया जाता है? ताकि डायाफ्राम को पूरा नीचे की ओर स्प्रेड होने का अच्छे से स्पेस मिल जाए। और पसलियों का, दो पसलियों को जोड़ने के बीच में, पसलियां दो हड्डियां हैं, उन दो हड्डियों को जोड़ने के लिए बीच में जो मसल्स होते हैं, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, वो फूलते और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ही हमारी पसलियां ऊपर और नीचे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है।
क्योंकि हड्डियां अपने आप से मूव नहीं कर सकती हैं, चाहे वो कोई भी हड्डियां हो। हम जितना भी मूवमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के थ्रू करते हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल्स भी जो हैं, दोनों पसलियों के जो बीच में मसल्स होते हैं, जो दो पसलियों को जोड़ते हैं, वो हुए इंटरकॉस्टल मसल्स। और इसी तरह ये जो हसली, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, इसके साथ भी मसल्स का मूवमेंट होता है। तो जो वो मसल्स मूव करते हैं तो ही हड्डियों का मूवमेंट होता है। तो हसली, पसली और तनुपट, इन तीनों का यूज होता है जब हम श्वास लेते हैं। और लंबा श्वास लेते हैं तब इनका अच्छे से, हम हार्डली 1 लीटर, आधा लीटर, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम दीर्घ श्वास लेंगे तभी तो एक एक एल्वियोलाई तक वो श्वास पहुंचेगा। अगेन, जानते हम ये सारी बातें हैं, लेकिन जब ये बातें बार बार रिपीट की जाती हैं तो हमारा उन्हीं जगहों पर बार बार ध्यान भी जाता है। कई बार धीरे धीरे हम इन चीजों को नजरअंदाज, विद द पैसेज ऑफ टाइम, नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और फिर से जब इन क्लासेस में वो बातें कही जाती हैं, फिर से हमें लगने लगता है, अरे हाँ, मुझे तो वो उल्टे पेड़ को देखना है, एक एक जो ब्रांचेस होती हैं उनको देखना है, जो एयर सैक्स हैं वहां तक जाना है, उनको फूलते हुए देखना है। तो अल्टीमेटली फिर हम वहां तक पहुंच पाते हैं कि जी, हाँ, वहां तक बिल्कुल हमारी बिल्कुल सही ऑक्सीजन सुनीता गई। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे वो चीज हमें याद नहीं आती है। अभी आपने जो सवाल पूछा, 3 अंग हमारे शरीर में कौन से, ये हड्डी, पसली और तनुपट, इसके बारे में कितनी बार हम बात कर चुके हैं। और इससे पहले भी हमने श्वसन क्रिया के जो हमारे 2 सत्र हुए थे, हाँ जी, के माध्यम से हमने हर चीज को समझा भी था। लेकिन जब पूछा जाता है उस समय हमारे स्मृति में वो नहीं रहता है। तो इसीलिए बिल्कुल हमें बार बार उस चीज को दोहराना चाहिए जो हमारे मानस, हम जो जिस चीज को हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसकी बार बार स्मृति की जानी चाहिए, ताकि वो हमारे बिल्कुल अंतर मन तक पहुंच जाए। तो इसीलिए हम हर एक सेशन में जो बातें कही जाती है उसको दोहराते भी है बाद में फिर। तो अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? यस, अशोक जी। हाँ मैम, जय जिनेन्द्र। बिल्कुल। अपने जैसे अपने वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा की बात चल रही थी, तो जब बच्चे अपन जन्म लेते हैं तब वो औजार होता है, वो भी क्या प्राण ऊर्जा वाला ही कहलाता है? उच्चाहार तो एक तरह से गर्भ में ही आ जाता है। और प्रैक्टिकली देखा जाए, रोम आहार जो है वो हम प्राणवायु जो बाहर से भी लेते हैं तो वो रोम आहार हो गया। कि रोम आहार से हमें ऊर्जा मिल रही है, श्वास से भी मिल रही है और रोम आहार से भी मिल रही है। और श्वास जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा हमारी वाइटल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। शरीर के रोम तो हर वक्त ले ही रहे हैं, तो बिना सांस के भी हमारे भीतर आ रहा है। बट ये दोनों ही तरीके हैं जो प्राण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। नहीं सविता जी, जी, जैसे ओ जा रहा है ना, एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। पहले ओ जा लेता है जी, फिर वो गति डिसाइड कर, मतलब वो प्राप्त करता है। जैसे ऋजु गति और वक्र गति, दो स्टेप्स होते हैं जीव को एक जीव से दूसरे जीव में जाने के लिए। अगर ऋजु गति हो तो डायरेक्ट चला जाएगा, और वक्र गति होगा तो 4 घुमाव लेगा। 4 घुमाव लेगा तो एक घुमाव में ओ जार लेता है, 2 घुमाव अनारक होते हैं, और फिर वापस आहार लेता है। ओके। तो ऐसे होता है ओ जार। ओम ठीक है। अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी जानकारी के लिए। ओम अरहम। तो संगीता श्वास, जी भी कुछ श्वास कहना के चाह बारे रही है। में बात चल रही है। देखिए, श्वास तो सभी कोई लेता है, हर जीव क्या, हर पशु क्या, हर पक्षी क्या, हर आदमी, सब श्वास लेते हैं। लेकिन जो साधना करते हैं, साधक होते हैं, उनके लिए श्वास का महत्व और ज्यादा बताया गया। क्यों, कैसे? संगीता श्वास जी तो भी सभी कुछ लेते हैं, हर कहना प्राणी चाह रही लेता है, लेकिन साधना के लिए श्वास का महत्व ज्यादा क्यों?
एक बार संगीता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर नमस्ते मैम। मैम हाँ जी। आपने हड्डी, फसली और क्या शब्द बोला था? फसली, तनुपट। पसली और तनुपट यानी तनपट, डायफ्राम। और एक डायाफ्राम। वाइटल एनर्जी क्या होता है? प्राण ऊर्जा, प्राण। मतलब एक तरह से पूरे ब्रह्मांड में भी प्राण ऊर्जा है। एक कोई ऐसा तत्व है जो हर चीज को जिंदा रखता है। उसको देख नहीं सकते हैं, कहने को डायरेक्टली हम उसे जी फील भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें कुछ तो है। कोई तो एक ताकत है, कोई तो एक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि चल रही है। अगर वो पूरी सृष्टि चल रही है तो एक तरह से हमारा शरीर भी उसी वजह से चल रहा है। एक जो तत्व है, एक तरह से उसको नाम दे दिया गया है कि वो वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति है, ऊर्जा है। तो वही ऊर्जा बाहर चला रही है, वही ऊर्जा हमारे शरीर को चला रही है। तो यस वो ऊर्जा बाहर से भीतर हम कैसे ले रहे हैं? श्वास से ले रहे हैं। एक श्वास ही एक ऐसा सोर्स है बिल्कुल। जो बाहर भी आ सकता है, एक ही रास्ते से बाहर आता है और उसी रास्ते से भीतर जाता है। कहने को हम बिल्कुल भोजन भी बाहर से लेते हैं, लेकिन भोजन लेने का अलग रास्ता है और बाहर निकलने का अलग रास्ता है। श्वास एक ऐसा है जो यहीं से जा रहा है और यहीं से बाहर आ रहा है। तो बेसिकली वो बिल्कुल बिल्कुल। भोजन लिया और टॉक्सिन्स भी श्वास लिया और टॉक्सिन्स भी इसी रास्ते से बाहर निकाल। जी। ठीक है। तो अभी जो मैंने मैम प्रश्न पूछा, इसका उत्तर कोई देना चाहे, नहीं तो फिर मैंने मुझे तो देना ही है उत्तर। आप में से कोई दे सकेगा तो अच्छी बात है। चलिए, सुशील जी। सुशील जी जय बोलिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। ये नहीं। अभी आपने बताया ना, ब्रह्मांड में तो ऊर्जा का भंडार है। तो जैसे यस, हमारे भाषा के पुद्गल भी बाहर से आते हैं, हमारे विचारों के पुद्गल भी बाहर से आते हैं। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड में ही सब कुछ है, मतलब खाली ग्रहण करना है। बिल्कुल। कि हम ग्रहण क्या कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। अल्टीमेटली चाहे वो भाषा के हुए, चाहे विचारों के, आना तो सब कुछ बाहर से है। हाँ। श्वास ने भी बाहर से आना है। अगर हमने श्वास पे ही ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया तो विचारों के पुद्गल भी कम हो जाएंगे, भाषा के पुद्गल भी। अल्टीमेटली हमें वाणी से भी अपने आप को संयमित रखना है, विचारों का भी कंट्रोल करना है। तो अगर श्वास के ज्यादा आते रहेंगे, वाइटल एनर्जी हमारे भीतर ज्यादा आती रहेगी, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो मैंने जाए। मैंने मंजू जी से भी प्रश्न किया था। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे ऑक्सीजन ही प्राण ऊर्जा है, या ऑक्सीजन एक व्हीकल है प्राण ऊर्जा लाने के लिए? दोनों अलग हैं। प्राण वायु इज ऑक्सीजन, वायु हम्म। जो हम हम्म। वायु ग्रहण कर रहे हैं, उस वायु के साथ ही वाइटल एनर्जी हमारे भीतर जा रही है। ये एक जो व्हीकल का काम करता ये, हाँ, एक तरह से पूरे शरीर को चला रही है। है। हम्म। शरीर को चलाने का काम वाइटल एनर्जी काम कर रही है। ऑक्सीजन एक तरह से संवाहक, एक पूरे शरीर में ऊर्जा को ले जाने का काम कर रही है। हाँ। ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंच रही है, और ऊर्जा क्या है? ऑक्सीजन ही है। बट ऑक्सीजन के साथ, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर सिर्फ ऑक्सीजन होती तो जब वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे तो हर व्यक्ति बच सकता था। लेकिन वाइटल एनर्जी मींस उस ऑक्सीजन को भी किस तरह से, कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ उसे पहुंचाना है, वो हाँ। काम है वाइटल एनर्जी। तो अगर वो खत्म हो गई तो ऑक्सीजन भी पहुंच नहीं पाती है। जी धन्यवाद। बिल्कुल। तो वो अभी कांता जी ने क्या बताया वो कुछ समझ में नहीं आया वो। वो तत्व ज्ञान से रिलेटेड हो जाता है। तो मतलब अगर वो समझ में आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तत्व ज्ञान है। मतलब जैन दर्शन में एक तत्व ज्ञान होता है कि औजाहार कैसे लिया जाता है। तो औजाहार इस एक तरह से, वैसे तो जब गर्भ में जीव आता है तब आता है, तो उन्होंने वो प्रोसेस बताया कि किस तरह से आता ओम सर अरहम। साधना से मैं समझती हूँ कुंभक से हम अपने आप को, अपने इंद्रियों को काबू में कर पाते हैं, तो साधना में असर होता है उससे।
बिल्कुल होते हैं। क्योंकि देखिए, अब जैसे जो प्रश्न था वो था कि वो साधना में किस तरह से सहायक है। जी जब हम साधना कर रहे हैं, हमने शरीर को स्थिर किया, शारीरिक तौर पर भी और वाणी से भी एक तरह से मौन कर दिया। तो एक ये दो एनर्जीज जो वेस्ट हो रही थी, हमारे हाथ हिल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, शरीर का मूवमेंट हो रहा है, उसमें जो हमारी एनर्जी का यूज होना था वो यूज बंद हो गया। मींस हमारी एनर्जी हम ले भी रहे हैं और जो यूज होनी चाहिए थी वो सेव भी हो रही है। और अल्टीमेटली वो कहाँ यूज हो रही है? हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, केंद्रों पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसका यूज जो हो रहा है वो भी कल्टीवेट हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी के लिए यूज हो रहा है। तो मिस यूज होना था जो वो रुक जाता है। एटलीस्ट बिल्कुल। आधा घंटा अगर हमने कायोत्सर्ग किया, श्वास प्रश्वास किया, आधे घंटे के लिए तो रुका। दिन भर तो हम मोशन में ही रहते हैं, बातें करते हैं, हाथ पैर हिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो वो सारा मूवमेंट रुका। रुकने से एनर्जी की सेविंग हुई। और उसी काम तो हमें करना है, ऐसा नहीं कि हमें काम नहीं करने हैं दिन भर, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें सब कुछ करना है। बोलना भी है, बात भी करनी है, थोड़े बहुत विचार आना भी जरूरी है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अल्टीमेटली ये जो ध्यान से, साधना से जो हमने अपनी एनर्जी को सेव किया, और जो जरूरी काम है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के हैं, चाहे वो बोलने के हैं, चाहे वो विचारों के हैं, उसमें उन्हें यूज किया। लेकिन जब हम ज्यादा करते हैं हर चीज की अति, उसी से हमारे भीतर रोग आते हैं, तनाव आते हैं। तनाव आए, शारीरिक तनाव भी आएगा, ज्यादा काम किया तो थक गए, थके तो फिर आराम चाहिए, उसी से फिर बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। विचार भी जब ज्यादा हो जाते हैं तब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब तनाव आता है। अगर हमने मेमोरीज रखी तभी तो हम ध्यान कर पाएंगे। अब अगर किसी ने कुछ इमेजिन, कल्पना किया कि लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, फेस टू फेस हम इस तरह से बैठे बैठे बात कर सके, वो भी तो किसी की कल्पना थी। तो उस कल्पना को रियलिटी में बदला, तो वो भी जरूरी है। बट हम इस तरह की कल्पनाएं जी जो कि हमें लगता है ये कभी हो ही नहीं सकती, फालतू की जो कल्पनाएं करते हैं, उनके ऊपर संयम करना है, उनके ऊपर रोक लगाना है। तो वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी का लेवल कई गुना बढ़ता चला जाता है। शाम तक भी ये फील नहीं होता है कि अरे मैं तो बहुत थक गई, फुल एनर्जी बनी रहे। तो ओ मैडम, यूज करना तो है, अभी अभी मिस जो यूज नहीं। मैंने जो बात की थी, मैं उस बात को एक दो पॉइंट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग सब साधक, साधना कर रहे हैं, साधक है, जुड़ रहे हैं, ध्यान करते हैं सुबह सुबह उठ के, तो साधक है। और साधक क्या करता है? बाहर की दुनिया से कट ऑफ होके अंदर की यात्रा करता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। अंदर यस। की यात्रा करते हैं। तो यात्रा करते हैं तो हमें क्या चाहिए? वाहन चाहिए। कोई भी यात्रा करना है, कहीं आपको जाना है, तो गाड़ी, ट्रेन, फ्लाइट, कुछ ना कुछ तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अंदर की यात्रा जब आप शुरू करेंगे तो आपको एक वाहन चाहिए। तो वो वाहन, सबसे उत्तम वाहन बताया गया श्वास, सबसे बढ़िया। इससे बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं है अपने अंदर प्रवेश करने के। तो हम श्वास के साथ अपने चित्त को, मन को जोड़ देते हैं तो हम अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? यस। यस सर। तो यस। अंदर यस। की यात्रा हमें करनी है तो हमारा श्वास एकमात्र, कह सकता हूं मैं, एकमात्र वाहन है अंदर प्रवेश करने का। तो साधक के लिए श्वास के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि हम, हमारा लक्ष्य है साधना, साधना करना है, अंदर प्रवेश करना है। तो हमें उसके श्वास को वाहन के रूप में अपनाना है, और चित्त और मन को उसके साथ जोड़ देना है। तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने वाली एकमात्र जो है हमारा श्वास ही है। और श्वास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है साधक के लिए। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मैंने देने की कोशिश की। इसके अलावा आप अगर कुछ और कहना चाहते हो तो आप भी बोल सकते हो। यस।
भी हमारा कुंभक वाला क्वेश्चन भी बीच में ही रह गया। जी आंतरिक कुंभक से हमें और क्या क्या, वाइटल एनर्जी की बात तो हमें समझ में आई। ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है जिससे कि मस्तिष्क को, जैसे कि 20% ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तभी तो वो ऊपर तक। और ये देखा जाए तो अगेंस्ट ग्रेविटी भी है, मस्तिष्क ऊपर की ओर है, नीचे की ओर फ्लो बहुत आसान हो जाता है, ऊपर की ओर फ्लो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तभी तो वो और ऊपर तक जा पाएगी। तो अल्टीमेटली और मस्तिष्क सबसे ज्यादा काम करता है, यस और नो? यस। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी मस्तिष्क के थ्रू ही तो हो रही हैं, बोलना, सोचना, खाना पीना। वो कमांड देगा तभी तो हाथ हिलेगा, वो कमांड देगा तभी तो भूख लगेगी। उसने बोला भूख लगी है, उसी ने बताया अरे पेट भर गया बस और मत खाओ। तो ये सब किसने बोला? मस्तिष्क ने ही तो मैसेज दिया। तो मस्तिष्क सबसे ज्यादा काम करते हैं, उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम दीर्घ श्वास लेंगे तभी तो ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगी। ली और रोका, रोकने से ही समय मिल जाता है ऑक्सीजन को पूरे से शरीर में सर्कुलेट करने का। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, लेके आनी है उसको, वहां पे कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ना है हर सेल के भीतर, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है। और ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल कई बार दिया भी जाता है कि अब जैसे ट्रेन है, एक स्टेशन पे 2 मिनट रुकी, एक स्टेशन पे 5 मिनट रुकी, एक स्टेशन पे आधा घंटा रुकी। 2 मिनट रुकी तो उतरने वाले और चढ़ने वाले पैसेंजर्स में थोड़ी सी हफड़ा तफड़ी होती है। 5 मिनट रुकी, आराम से टाइम देते हैं, अरे हाँ ठीक है, पहले उतरने वाले को उतर लेने देते हैं, फिर आधे घंटे में तो रिलैक्स वे में सब लोग उतरते हैं। तो वही बात श्वास की है, जब उसको भीतर रोका तो आराम से वो ऑक्सीजन देता है हर सेल को और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वही ऑक्सीजन पूरे शरीर को सही ढंग से सर्कुलेट हो पाती है। वाइटल एनर्जी तो बड़ी ही हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इस तरह से भी बहुत सारे, और ब्रेन की ताकत, ब्रेन से ही सारे काम हो रहे हैं, मेमोरी, कंसंट्रेशन, सारी की सारी चीजें, ब्रेन की सभी कल्पना शक्ति, जो भी हमारी क्रिएटिविटी, वो सारी बढ़नी शुरू हो जाती है जब हम श्वास को रोकते हैं और लंबा लेते हैं। और जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी, मींस हमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी ज्यादा समय तक होल्ड करने की कैपेसिटी भी हमारे भीतर बढ़ती है। क्योंकि अब जब रोका अंदर श्वास, भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेशर लगा रही है कि मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। तो अल्टीमेटली कैपेसिटी हमारी ओवरऑल बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जब हमने भीतर रोक के श्वास को छोड़ा तो ऑब्वियसली जो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाह रही थी पूरे वेग से, एक तरह से अच्छे से, जितनी अंदर निकलनी चाहिए थी उससे ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे सही ढंग से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब हम बाहर रोकते हैं तो सोचा है कि क्या फायदे होते होंगे। अंदर रोका तब तो हमारे ये फायदे हुए। हालांकि वो एक जवाब विजय जी ने भी दिया था, वो भी बिल्कुल सही जवाब था। और अगर और कोई भी उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं कि अगर हम बाहर श्वास को रोकते हैं तो हमें क्या फर्क, अंदर के फायदे तो हमें फिर भी बहुत सारे पता होते हैं, बाहर भी तो रोकते हैं, तो क्या कभी सोचा है उससे हमें क्या फायदे होते होंगे? बाहर रोकने से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा मात्रा में फिर बाहर आता है, बिल्कुल, और फिर वापस अंदर भी ज्यादा ऑक्सीजन अपने को लेने की ताकत आ जाती है। बिल्कुल सही, एकदम सही। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विजया जी ने भी इसी तरह से बोला था कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, अब जैसे घर में से भी अलमारियों में दुनिया भर का हम कचरा, कचरा ही कहेंगे, जब 8 साल 10 साल तक वो चीजें यूज नहीं हुई तो अल्टीमेटली वो फालतू चीजें होती है। और नया भी हम खरीदते रहते हैं और उसमें स्टॉक करते चले जाते हैं, तो फिर कहते हैं घर में जगह ही नहीं है। तो अल्टीमेटली वो पुरानी चीजें निकाल के फेंकेंगे तभी तो नई चीजों को जगह मिलेगी। तो वही बात है कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर
निकाला, रोका, सही ज्यादा निकलेगी, कॉन्ट्रैक्शन से। यस, बिल्कुल, हमने पूरी तरह से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया और अंदर श्वास को जो छोड़ के फिर बाहर पेट को अंदर खींचा। जब हम श्वास बाहर निकाल के भीतर अपना होल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अब जब निकाल दी तभी तो ज्यादा इनहेल करने की भी कैपेसिटी बढ़ेगी, मींस फिर से ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमारी बढ़ती चली जाती है। और ये तो हुए जो कि श्वास से रिलेटेड हमें फायदे हो रहे हैं। और अल्टीमेटली जब हमें स्टमक को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, होल्ड किया, उस होल्ड में पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, राइट, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे जी सिस्टम्स सही ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पूरी का पूरा खिंचाव कहाँ आया, कॉन्ट्रैक्ट हमने किसको किया, स्टमक को। तो स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट किया और मैक्सिमम सिस्टम्स भी हमारे यहाँ पे हैं, तो वो सारे सिस्टम सही ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। तो बाहरी कुंभक और आंतरिक जी कुंभक बिल्कुल। अपने आप में कोमल जी शिपाली बहुत कुछ कहना ही चाहती है। कोमल जी अपने आप को अनम्यूट यानी कीजिए। लास्ट के 3 वैली चक्रास बोल फैट सकते भी हैं मैम, कम होता है। चक्रस, स्वादिष्टान, मणिपुर और मूलाधार, ये यस, तीनों पे इफेक्ट होता ये है। भी एक्टिवेट होते हैं, रेगुलेट होते हैं, बैलेंस होते हैं। यस, कौन कुछ कहने, कोमल जी, जय यस, चंद्र। हाँ जय कोमल जी चंद्र। बोलिए। श्वास रोकने से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी एक्टिव होता है। लिम्फ बिल्कुल, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जो रिलेटेड टू इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही ढंग से हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी, इनफैक्ट ओवरऑल पूरी बॉडी पे उसका असर हमारे ऊपर आता है। जी यस, अब अभी हमारा बात चल रही है कुंभक के बारे में है। कुंभक क्यों जरूरी है ये भी हमने जान जान रहे हैं। और हमारी जो आपने कहा कैपेसिटी जो 6 लीटर की है, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी भी इससे बढ़ती है, ये भी हम जानते हैं कुंभक करते हैं। तो रेशियो के बारे में बात करनी चाहिए अब हमें। श्वास लेना कितने सेकंड, रोकना कितना सेकंड, छोड़ना कितना सेकंड और बाहर कितना रोकना, इसके बारे में आप बताइए प्लीज। इसमें भी मैंने देखा है अलग अलग योग की क्लासेस में काफी अलग अलग आंसर्स रहते हैं, बट नॉर्मली ये कहा जाता है कि बाहर निकालने का समय डबल होना चाहिए। मतलब अगर हमने 4 की गिनती तक श्वास लिया तो एटलीस्ट 8 की गिनती तक छोड़े। हालांकि ज्यादातर ये देखने और सुनने में आता है कि हमारा बाहर निकालने का समय बहुत कम है, तो इसलिए प्रेक्षा ध्यान में तो ज्यादातर ये कह दिया जाता है कि एटलीस्ट इक्वल तो रखें, डबल नहीं हो पाता है तो। अगर हमने 4 की गिनती तक श्वास लिया तो कम से कम 4 की गिनती तक तो श्वास को छोड़े, बट डबल होना बहुत जरूरी है। डबल क्यों किया जाता है, क्योंकि रिलैक्सेशन का समय डबल चाहिए। अब श्वास लिया, हार्ट भी उस तरह से काम कर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों तो बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही पूरे शरीर में पहुंचती है। तो ब्लड को वहां तक पहुंचाना, लेकर जाना और पूरे शरीर में पहुंचाना, तो 4 की गिनती तक अगर हमने लिया, 3, 4, कम से कम नहीं, इनफैक्ट डबल टाइम ही लगाएं, 8 की गिनती तक श्वास को छोड़ें। एक बार ये छोटा सा प्रयोग साथ के साथ करते भी हैं, लेकिन जितना, क्योंकि जबरदस्ती आप कर भी नहीं पाएंगे, चाहे मैं बोलूं भी कि 8 की गिनती तक आप छोड़ें, बट जितनी आपकी कैपेसिटी है कोशिश जरूर करें कि छोड़ने का समय हमारा डबल हो। यस, मैं उस पे भी आऊंगी, 4, 7, 8 पे भी। बिल्कुल
विजया जी ने लिखा है 4, 7, 8। तो हाँ रेशियो, तो रेशियो देखिए सब एक अलग एक अलग बताते हैं, अलग अलग राइट अलग अलग यस पुस्तकों में अलग अलग, जो हमारे आचार्य है अलग अलग बताते हैं रेशियो। कोई कहते हैं 2, 4, 6, कोई 4, 7, 8। तो रेशियो जो है कोई भी हो, कुछ भी हो रेशियो। बिल्कुल तो मेरे क्योंकि कहने मैंने का इसीलिए तात्पर्य है कि शुरू जितनी देर में हमने ही श्वास लिया उससे कई गुना ज्यादा हम टाइम बाहर छोड़ने में लगाए, और रोके भी कुंभक भी करें तो ज्यादा देर के लिए कुंभक करें। तो ये देखा जाता है कि आंतरिक कुंभक जब करते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती है इतनी, बाह्य कुंभक करते समय ज्यादा लंबा हम करने में थोड़ी तकलीफ महसूस होती है। तो बाह्य कुंभक अपने क्षमता अनुसार करें जितना आपसे हो, जबरदस्ती नहीं करना, इस बात का मैंने हमेशा कहता हूँ। कुंभक जबरदस्ती नहीं करना, शरीर की क्षमता को देखते हुए। रेशियो क्या बताया गया है वो देखना नहीं है, हमें अपने अंदर की ताकत को देखना है, कितनी देर हम रोक सकते हैं, और कितनी देर रोक इसीलिए सकते शुरू हैं। में ही मैंने ये ये बोला आपको था याद होगा कि अलका जी ने एक प्रयोग करवाया था, श्वास को रोकना है और काउंट करना है कितनी देर आप श्वास को रोक सकते हो। कुंभक कितनी देर किया जा सकता है, अपने क्षमता को पहले पहचानो। आप अगर 10 काउंट तक रोकते हो, 15 काउंट तक रोकते हो, 20 काउंट तक रोकते हो, 30 काउंट तक रोकते हो, कितनी देर रोक सकते हो, कुंभक की आपकी कैपेसिटी क्या है, उसी के अनुसार श्वास लेना और छोड़ना का समय समय निर्धारण करना है। तो एक बार आप कुंभक अपने अपने कुंभक लगाए, मैं काउंटिंग करूंगा, या आप खुद अपने मन मन में काउंटिंग करेंगे और कुंभक लगाएंगे, श्वास को रोकेंगे, कितनी देर रोक सकते हैं ये आप खुद निर्णय करना है। आपकी काउंटिंग जी कहाँ मुझे खत्म ये था होती है। अनिंदल सर कि पहले एक बार नॉर्मल श्वास के साथ करते हैं पहले कुंभक, फिर पहले कुंभक पे पहले आते हैं कुंभक कुंभक पहले देख लिया जाए कि अपना श्वास रोकने की कैपेसिटी क्या है, उसी के ठीक है अनुसार हम फिर लेना और छोड़ना तय करते हैं कुंभक के अनुसार। तो आप चाहो तो नॉर्मल श्वास मैम हम लेना। पीरियड्स में भी कुंभक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यस नो प्रॉब्लम क्योंकि वो हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता चला जाता है क्योंकि सांस तो नॉर्मल हम ले ही रहे हैं सहज कुंभक भी उसमें होता है जो हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं तो हम इंटेंशनली जब दीर्घ कर रहे हैं तो कुंभक भी दीर्घ किया जा सकता है तो वो एक हाँ नॉर्मल तो प्रोसेस हो जाता है सविता देयर जी, इज नो आप है प्रॉब्लम ना तो हमें काउंटिंग छोड़ने का काउंटिंग प्रयास शुरू ज्यादा करेंगे लंबा हो, वो कैसे कर सकते हैं? ये भी प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा कि अभी मान लो 4 की गिनती तक ही हम छोड़ पाते हैं तो 4 की गिनती से हम 5 की गिनती पे आए धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन ये नहीं है कि आज हमने 5 किया कल हम 6 कर लें नहीं हो पाएगा उस 5 की गिनती को ही कम से कम हफ्ता 10 दिन तक प्रैक्टिस करें फिर धीरे धीरे 6 की गिनती पे आए मीन्स 4 की गिनती अगर लिया एक्चुअली में बॉडी का प्रोसेस ये है कि जितनी देर हमने काम किया कम से कम उससे डबल उसको रेस्ट मिले जी। डबल रेस्ट नहीं मिला तो कम से कम उतना तो मिले चाहे कोई भी एक्टिविटी की तो डबल रेस्ट मिलता है तो वो स्टेबिलिटी वो जो बॉडी का इंटरनल पूरा होमोस्टेट होता है वो बैलेंस होना शुरू हो सुशील जाता है कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, सुशील कुमार जी बोलिए। मैं बोल रहा था अभी जो क्षमता ये बॉक्स ब्रीथिंग करते हैं ना वो बेस्ट नहीं है क्या? यस बॉक्स ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे होल्ड बॉक्स करना ब्रीदिंग का रोक प्रयोग हम आज करेंगे प्रैक्टिकल में, आज हमें बॉक्स ब्रीदिंग ही करना है। तो हाँ मैंने जो पहले बात कही, अपने कैपेसिटी कितनी है पहले उसका हमें मेजरमेंट करना है। तो सभी सविता जी आप 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग करेंगे, और मैं जब बोलूंगा स्टार्ट तब आप श्वास को रोक लीजिएगा, पहले श्वास भर लीजिए, और अब 30 की काउंटिंग में आप कहाँ तक श्वास को रोक पाते हो वो आपको डिसाइड करना है। जब आपको लगे अब श्वास रोकना मुश्किल हो रहा है तो आप श्वास ले लेना, और जो रोक जबरदस्ती सकते नहीं हैं करनी है। कंटिन्यू करेंगे। यस। इनफैक्ट जो हेल्दी है वो नाक बंद करके भी 1 या 2 काउंट एक्स्ट्रा लीजिए बिल्कुल बिल्कुल। उसका पर्पस मैं बताती हूँ क्या होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जितने बॉडी के एक एक सेल बिल्कुल सोए पड़े हैं वहां तक ऑक्सीजन जाती ही नहीं है तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं अरे कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है जल्दी से सांस लो जल्दी से सांस लो चलिए। तो वहां तक श्वास कब पहुंचेगा जब 1 या 2 काउंट और एक्स्ट्रा आप उसको मैनेज कर पा जी रहे तो हैं अभी आप काउंटिंग शुरू करेंगे सविता जी, यस मैं बोलूंगा जो स्टार्ट। हेल्दी है वही इस प्रैक्टिस को करेंगे यस। जबरदस्ती रोकने वाला जबरदस्ती नहीं करना है, और जब लगे कि श्वास रोकना मुश्किल हो रहा है तो आप श्वास ले लीजिए
और काउंटिंग आपको नोट करना है। आप कितने काउंट तक श्वास को रोकते हो? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। पूरे 30 तक किसी ने किया क्या? कोमल जी का चल रहा है अभी। पूरे 30 काउंटिंग तक जिसने किया है हैंड राइज कीजिए प्लीज। यस। चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी चोपड़ा, बोलिए। मेरा 50 सेकंड हुआ। देखा, कोमल जी का काफी देर तक जा रहा था। चंदा जी चोपड़ा, 30 तक चला मेरा, 30 पूरा 30 तक हुआ। रुका हुआ था। यस। यस, तो बहुत ही बढ़िया, 30 सेकंड तक श्वास रोका है। अमित जी दुग्गड़, यस, बोलिए अमित इनफैक्ट जी। एक एक सेल 30। तक हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो ये कैपेसिटी हम बढ़ा 30 सकते किया। हैं, 30 से 40 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, और कोशिश करने पर हम 1 मिनट भी श्वास रोक सकते हैं। कोशिश करनी जरूरी है। तो हमने 30 सेकंड में अगर श्वास रोका है, तो अब इसी के अनुसार हमें इनहेल और एक्सहेल करना है। कैपेसिटी हमारी श्वास रोकने की अगर 20 है, 25 है, तो अब देखिए, जैसे 2 7 8, 2 7 8 का जो रेशियो है, उस 7 के जगह हम अगर 14 ले लेते हैं काउंट, तो 4 लिया, 14 रोका, और छोड़ने में कितना लगेगा? 16 लगेगा। 2 7 8 का जो अभी रेशियो बताया ना बहन जी ने, तो 2 7 8 का रेशियो को अब डबल कर देंगे तो हो जाएगा 4 14 और 16। तो इस तरह से हम अपनी कैपेसिटी को देखते हुए हमें श्वास कितने लेना, कितना छोड़ना, उस हिसाब से तय करना है। ठीक है, तो जो बिल्कुल सिंपल तरीका अगर ले, यस, जैसे तो 4 कविता की जी। गिनती तक लिया, 2 की गिनती तक रोका, 8 की गिनती तक छोड़ा, और 2 की गिनती तक रोका। 4 अलग 2 अलग रेशियो, बहुत 8 तरह का रेशियो बताया 2। जाता है, 2 4 6 भी बताया जाता है, 2 4 6। और बाहर कितना रोकना, जितना अंदर रोकना है, बाहर रोकने में उतनी कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है। तो बाहर रोकने में आप अंदर आपने 30 सेकंड रोक लिया, लेकिन बाहर अगर रोकने को, श्वास छोड़ने के बाद आपको कहा जाए बाहर रोकिए, तो हो सकता है आप नहीं रोक पाएंगे, या आदत आपको हैबिट हो गई है तो रोक भी सकते हैं। आप कोशिश करके देखिएगा, अंदर जितना रोकते हो, बाहर उससे कम समय रोकने की क्षमता रहती है सभी की। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। कांता जी बोलिए। हाँ, और बाहर बाहर जो रोकते हैं अंकल, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम, कि उसकी गिनती हम लोग और बढ़ा सके, वो कैसे कर अभ्यास सकते अभ्यास हैं? ही करना पड़ेगा। देखिए, एक बाहर एक इसलिए काउंट। तकलीफ होती है कि हम अंदर जब श्वास रोकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर हमारे ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन मिल रही है, हमारे सेल को ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ कम होती है। जब श्वास हम छोड़ने के बाद बाहर रोकते हैं, तो क्या है, भीतर बिल्कुल खाली होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब हर सेल क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन चाहिए। तो भीतर ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण बाहर रोकने में थोड़ी परेशानी होती है। तो बाहर का जो है कुंभक, वो भी हम अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकते हैं उसको। थैंक यू अंकल। इनफैक्ट जैसे आंतरिक कुंभक भी शुरू में नहीं मैनेज होता है, इसी तरह बाहरी कुंभक भी धीरे धीरे अभ्यास के साथ ही मैनेज होता चला जाता है, और अच्छे से 15 20 25 सेकंड तक वो भी मैनेज होता है। यस संगीता जी बोलिए। मैम क्या फिर हम कुंभक उतना ही करें जितना हम नीचे रोक पा रहे हैं, या ज्यादा नीचे भी रोक रोक, नीचे रोक पा रहे हैं मतलब? मतलब हम जितना ऊपर कुंभक रोक पा रहे हैं, तो हमें क्या आंतरिक। हाँ आंतरिक कुंभक जितना रोक पा रहे हैं, तो हम अगर नीचे नहीं रोक पा रहे होता तो क्या हमने नहीं रोकना चाहिए ऊपर? एक एक की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब कहने को कहते हैं कि उससे डबल टाइम बाहर लगाएं, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास भी बढ़ाते चले जाएं, उसका अभ्यास भी, क्योंकि अल्टीमेटली अंदर का फायदा भी हमें मिल रहा है। हर सेल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वो तो हो ही रहा है,
दोनों का ही अभ्यास साइमल्टेनियसली चलता रहे, बट ये नहीं है कि अगर बाहर का नहीं रुक पा रहा है तो अंदर का भी रुकना छोड़ दे। नो, दोनों की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। ओके, हाँ, थैंक यू। अल्टीमेटली डबल होना चाहिए, ये फैक्ट है कि रिलैक्सेशन जितना बाहर की तरफ रुकता है तो हार्ट को आराम मिलता है बाहरी कुंभक में, और जब बाहरी कुंभक होता है या बाहर जब हम श्वास छोड़ते हैं उसी से वो दिल की धड़कन भी जुड़ी हुई है, तो उसको आराम मिलेगा, अच्छे से सर्कुलेशन होगा, हर जगह पर एनर्जी पहुंचेगी। मैम, जैसे दिल की धड़कन फास्ट हो तो उसको कैसे हम लोग मतलब नॉर्मल कर सके? मेरी बहुत श्वास फास्ट होती की है। गति मंद, श्वास की गति को ही मंद कीजिए, दिल की धड़कन भी धीरे धीरे मंद होनी शुरू। अब हम बहुत तेज कई बार भागते हैं, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। जैसे ही हमें आराम मिलता है हम बैठते हैं, श्वास की गति धीरे धीरे मंद होती है, दिल की गति भी धीरे धीरे मंद होनी शुरू हो जाती है। मैम बीपी के हालांकि लोग तो कुंभक नहीं लगा पाएंगे ना? कौन? बीपी बीपी जिनको उन्हें नहीं लगाना है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें डायबिटीज है या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन लोगों को कुंभक अवॉइड करना है। लेकिन जो देखिए, करते आ रहे कुंभक होते हैं, कुंभक एक लगाना अलग होता है, एक सहज कुंभक भी होता है। हाँ, सहज जो कुंभक होता है अपने आप लगता है, आप श्वास लेके छोड़ेंगे उसके बीच में कुछ पल आप कुंभक होता है, वो ऑटोमेटिक होता है कुंभक, जिसको हम सहज कुंभक कहते हैं। श्वास लिया और छोड़ा, जो हमारी, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, लेकिन सहज कुंभक उसमें भी हमारा चलता है। तो वो सहज कुंभक अलग कहलाता है, और हम प्रयत्न जनित जो कुंभक लगाते हैं उसमें हम अपने हिसाब से समय समय सीमा उसकी निर्धारण करते हैं। ओम और अर्हत। जब प्रॉब्लम्स आ गई हैं या जिनको ऑलरेडी हैं उनको अवॉइड करने को कहा जाता है, लेकिन जो रेगुलर करते आ रहे हैं उनको हो सकता है प्रॉब्लम्स ही ना आए, और वो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बिल्कुल छोटा सा, वो जैसे सहज कुंभक वाली बात होती है, वो हो सकता है एक काउंट से भी कम का समय होता हो, उसी को देखते देखते उसी समय को एक काउंट तक लेते आते हैं, धीरे धीरे उनके रोग भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स के हिसाब से देखा जाए, वो कहेंगे घुटनों को नहीं मोड़ना है अगर घुटनों में दर्द हो गया, गर्दन को नहीं मोड़ना है अगर गर्दन में दर्द हो गया। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जितनी आपकी गर्दन झुकती है, जहां आपका दर्द नहीं होता है वहां पे आके रुके, 10-15 दिन बाद एक पॉइंट और नीचे लाएं, अगले 10-15 दिन बाद एक पॉइंट और नीचे लाएं, धीरे धीरे करते करते वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो अल्टीमेटली बीपी की प्रॉब्लम ही यही है, जिनमें आ चुकी है, पहली बात तो जो रेगुलर कर रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, आ ही गई है तो वही सहज कुंभक को ही थोड़ा थोड़ा देखते देखते आगे बढ़े, प्रॉब्लम्स भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जी, तो अभी हम यही प्रयोग आपने करते हैं। डॉक्टर की बात की तो मुझे याद आया, मैं कई बार देखता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर जब हमारे फेफड़ों चेक करते हैं तो क्या बोलते हैं, लंबा श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, यस, लंबा श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए। तो ये डॉक्टर लोग भी हमें जब जांच करते हैं तो श्वास लेना, लंबा लेना और रोकने की बात कहते हैं। तो ये उससे उनको जब श्वास रोक लेते हैं तो क्या होता है, उनको पूरी स्पंदन उनको महसूस होने लगता है, पूरे स्पंदन सुनाई देते हैं उनको, और उनकी जांच में आसानी होती है। तो बिल्कुल ये भी एक साइंटिफिक रीजन भी है इसके लिए। तो अभी हम बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे, 5 मिनट सविता का, सविता पाँच जी, मिनट मेरे का समय है मेरे हमारे मेरी एक पास। बात और है। हाँ समताल जी, श्वास परीक्षा। एक मिनट, सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, गुरुदेव बोलिए। गुरुदेव लिखते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उस बीच में एक बहुत छोटा समय बचता है, उसको पकड़ना है हमें। यस, वही सहज कुंभक है, हम्म, उसी को सहज कुंभक कहा जाता है। वो भी हमें धीरे धीरे देखने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि सहज कुंभक है क्या। अल्टीमेटली हमें पता लगा कि उनके बीच में भी थोड़ा सा समय होता है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ हम्म, सेकेंड ही हो, हम्म, बट वो समय भी आप देखना धीरे धीरे हमारा बढ़ता चला जाएगा अगर हमने उसको देखना शुरू कर दिया। ठीक बात, क्योंकि धन्यवाद। नॉर्मल श्वास भी जैसे पहले हमारा 2 काउंट्स का या 3 काउंट्स का था, अब वो भी बढ़ के 4 काउंट्स 5 काउंट्स पे आने लगे,
जो हम 1 मिनट में 14, 16, 18, 20 श्वास लेते थे, हो सकता है बहुत साधकों के 10 या 12 हो गए हों। तो वो कैसे हुए? एक तो दीर्घ श्वास हुआ, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस धीरे धीरे ही जो वो सहज कुंभक है उसका समय भी अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो 10 से 8 पे भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, चलिए हाँ प्रैक्टिकल आई होप करना है। अभी क्लियर। 5 मिनट का ही समय बचा है हमारे पास, तो समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग हम करेंगे। समताल के साथ ही लास्ट के 2 मिनट सहज श्वास और सहज कुंभक को भी रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पोस्चर का चुनाव, मुद्रा का चुनाव, कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। श्वास की गति मन, धीरे धीरे श्वास ले, पेट को फुलाएं, रोकें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, रोकें, छोड़ें, रोकें, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, सहज श्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग, सहज श्वास के लेने और छोड़ने के बीच के क्षण सहज कुंभक को ऑब्जर्व करें। बहुत ही छोटा सा पल है, उसे देखें, प्रेक्षा करें। यही पल अमन, मन से परे, निर्विचारता का पल है।
सहज श्वास, सहज कुंभक, केवल देखें। पूरा ध्यान नॉर्मल ब्रीदिंग को देखने में लगा दें। चित्त की पूरी शक्ति सहज कुंभक को ऑब्जर्व कर रही है। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। ओम। छोटा सा प्रयोग अभी किया, तो कैसा लग रहा है? प्रयोग करने के बाद 1 या 2 मिनट का समय हम और लेना चाहेंगे। मैम ये हम्म मुझे ये पूछना था कि हम जब कुंभक लगाते हैं तो जालंधर बंद होता है ना? यस, एक्चुअली जालंधर बन में ये हो जाता है कि हम थोड़ी को गर्दन पर लगा देते हैं, हाँ। तो वो कुंभक की ही कह लो कि एक एडवांस स्टेज हो जाती है। सीधी गर्दन रख के भी कर सकते हैं, जालंधर बंद के साथ भी कर सकते हैं। और या जिन्हें कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, उन्हें भी जहां तक उनका मैनेज हो सकता है, सिवियर पेन नहीं है, वहां तक जरूर लाने की कोशिश। तो एक तरह से उसी कुंभक का और ज्यादा लाभ उठाने का जालंधर बन के साथ ओम हो जाता अरहम। है। तो अभी हमने जब हम सहज सांस लेते हैं तो जब आपने कहा सहज सांस लो तो नॉर्मल ब्रीथिंग को हमें देखना है या सांस लेते हुए कुंभक को देखना है? सांस लेते हुए तो सांस लेता हुआ ही दिखाई देगा। लेते हुए और छोड़ते हुए के बीच में एक छोटा सा पल आता है। देखिए, कुंभक कुंभक को समझिए। अभी जो सहज कुंभक, आप देखिए, गाड़ी चला रहे हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, जब यू टर्न लेते हो तो क्या होता है? धीमी होती है गति। आप जिस स्पीड से चल रहे हो उस स्पीड से तो आप यू टर्न नहीं, रुकना भी यस। पड़ता है। लेके यू टर्न, यस। तो हमारा श्वास जैसे अभी आप ले रहे हो, फिर वापस जब छोड़ना शुरू करोगे, वहां पे एक यू टर्न जो आता है, वो यू टर्न जो होता है उसको देखना है। वहां पे श्वास की गति बिल्कुल कम हो जाती है, रुक भी जाती है, तो रुक के हम यू टर्न लेते हैं। यस। यस, आज पहली बार महसूस किया सर वो। वो यू टर्न जो है बहुत वो सहज छोटा कुंभक सा है। समय है। हाँ, यस। लंबा लंबा होना चाहिए ये प्रयोग। हाँ जी। बिल्कुल। सहज कुंभक को अपने आप होता है, उसके लिए हमें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, और सहज अपने आप लगता है सहज कुंभक। सहज श्वास ही जब दीर्घ श्वास हो गया, तो सहज श्वास के दीर्घ श्वास के साथ वो सहज कुंभक भी दीर्घ होता चला जाता। बट अभ्यास, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, उतनी ही ये बढ़ती चली जाती ओम अरहम। समय ओके मैम, समाप्त हो वेरी चुका है नाइस हमारा। एक्सप्लेनेशन, थैंक यू तो सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, और जितने भी भाई बहन ने चर्चा सत्र में भाग लिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगला सोमवार हमारा रहेगा शरीर परीक्षा। क्यों सविता जी? हाँ, शरीर परीक्षा ले लेते हैं, शरीर राइट। शरीर परीक्षा। शरीर परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा सत्र चलेगा, और हम एक एक प्रयोग जो करते हैं हम परीक्षा ध्यान में, उसके ऊपर हम 2 2 एपिसोड ले रहे हैं। कायोसर के 2 एपिसोड लिए, अभी आज हमने दूसरा एपिसोड लिया श्वास परीक्षा का। तो सब कोशिश करेंगे शरीर परीक्षा के बारे में भी 2 सोमवार हम कार्यक्रम रखें। तो शरीर परीक्षा के बारे में अब आपको जानकारी करनी है, आपको बताना है
शरीर प्रेक्षा क्या, क्यों, कैसे, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, वैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसके बारे में हमें पुराने जितने वीडियो हमने हमारे डाले हुए वीडियो देखिए, किताब पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका स्वाध्याय भी होगा, स्वाध्याय भी होगा। तो अगला सोमवार हमारा शरीर प्रेक्षा रहेगा। इन शुभ भावनाओं के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। फिटनेस का डोज एक 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।